अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोजीशंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। पर इसको केवल सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में चला जाए और सिमिलर टाइप के और भी प्रॉब्लम्स आप कर पाएं। इसको हमको डीपली डिस्कस करना है। टू स्लिट्स separated by a distance of 1 millimeter are illuminated with red light of wavelength 6.5 into 10 raised to power minus 7 मीटर। दो स्लिट्स हैं जिनके बीच की सेपरेशन है 1 मिलीमीटर, जिनको हमने इल्यूमिनेट किया है रेड लाइट से। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ये सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, मतलब स्मॉल डी इज गिवन 1 मिलीमीटर, वेवलेंथ इज गिवन दैट इज 6.5 into 10 raised to power minus 7 मीटर। ये वेवलेंथ दी हुई है। The interference fringes are observed on a screen placed 1 meter from the slits। ये दिया हुआ है position of the screen from the slits 1 meter। Find the distance between third dark fringe, तीसरी dark fringe and fifth bright fringe। मतलब स्क्रीन पर बनने वाली तीसरी dark fringe और पांचवी bright fringe के बीच की हमको सेपरेशन पूछी है ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो दिखने में बहुत आसान सवाल है और है भी आसान यदि आपको ये याद आ जाता है कि YNB ये कितना होता है। स्क्रीन पर सेंट्रल लाइन से ब्राइट फ्रिंज की लीनियर पोजीशन का फॉर्मूला। यदि आपको याद आता है कि हम ये कहते हैं इसे कितना N YNB ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन वो N बीटा के बराबर होती है। और बीटा कितना, बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। ये आपको याद आ गया होगा। और डार्क फ्रिंज YND इज इक्वल टू होता है 2n माइनस 1/2, या कुछ बच्चे इसको n माइनस हाफ ऐसा भी याद कर लेते हैं, इंटू बीटा यानी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल टी। और इस फॉर्मूले में n की वैल्यूज होती हैं 0 1 2 3 4, क्योंकि ब्राइट फ्रिंजेस का ऑर्डर होता है 0 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4। इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमने फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकाल ली। फिफ्थ ब्राइट के लिए 5 डालेंगे तो ये हो गया Y5B। यहाँ 5 पुट करेंगे तो ये हो गया 5 लैम्डा कैपिटल D ओवर स्मॉल d। दिस इज इक्वेशन 1। दिस इज फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। और यहां से हमको मिल जाएगा वैल्यू थर्ड डार्क फ्रिंज की पोजीशन का। थर्ड डार्क फ्रिंज कितनी होगी, तो यहां डालेंगे हम 3, 6 माइनस 1 5/2 यानी 5 लैम्डा D अपॉन 2D। ये आ गई पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज। और इनके बीच की हमको सेपरेशन चाहिए, मतलब स्क्रीन पर ऐसा हुआ है। ये था आपका वो एक्सपेरिमेंट का फिगर, उसमें ये है पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट B5 और ये है पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क D3। हमको ये सेपरेशन चाहिए। हमें ये मिल गया है, माइनस ये कर देंगे, मतलब 10 माइनस 10 विल गिव द आंसर। तो सेपरेशन बिटवीन दीज टू मतलब घटा देना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आएगा कॉमन। यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा हाफ। 1 माइनस हाफ इज हाफ एंड इनटू 1/2। और यही आंसर है, क्योंकि सब वैल्यूज अब हमको नोन है, सभी वैल्यूज नोन है, तो D आराम से निकल आएगा। 5 इंटू lambda is 6.5 into 10 raised to power minus 7 into capital D is 1 meter upon small d। separation between the slits is this। तो ये into 2 भी है, into 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये ऊपर जाता है 10 raised to power minus 4 बचता है, ये 2.5 into 6.5, बस इसका मल्टीप्लाई कर लेना है 65 into 25। 162 5 डेसिमल्स 2 के बाद 16.25
इंटू 10⁻⁻⁴। ये आंसर किस में आ रहा है? मीटर में। और यदि इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1.625 मिलीमीटर। ये क्या आ गया? इन दोनों फ्रिंजेस के बीच, थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट के बीच की सेपरेशन आ गई। अब सवाल तो ऐसे सॉल्व हो गया, पर हमको क्या करना चाहिए इस तरह के सवालों में, बल्कि यांस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एक चेक लगा लेना चाहिए। वो क्या? वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको ऐसे ही ब्लाइंडली सॉल्व नहीं करना चाहिए। बहुत थोड़ा समय लगता है, पहले ये चेक लगा लेना चाहिए। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये थे वो दो कोहेरेंट सोर्सेस, ये सेंट्रल लाइन और ये थी स्क्रीन, और ये स्क्रीन पर का कोई पॉइंट था P, और सेंट्रल लाइन से इसकी पोजीशन थी लीनियर Y और एंगुलर पोजीशन थी थीटा। ये दोनों वेव्स आके यहाँ सुपरपोज होती थी। हमको चाहिए होता है इनके बीच का पाथ डिफरेंस, दोनों वेव्स के बीच का। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमको पाथ डिफरेंस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब पाथ डिफरेंस यहाँ कितना है? तो यहाँ पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, और ये पाथ डिफरेंस एक बार मिल गया P पर रीच करने पर, तो फिर हम इसे इक्वेट करते हैं। ब्राइट के लिए 2n λ/2 से और डार्क के लिए 2n-1 λ/2 से। तो ये पाथ डिफरेंस हमको मिल जाना चाहिए। और हमने एक अप्रॉक्सीमेशन यहाँ किया था, आपको याद हो तो। एक अप्रॉक्सीमेशन हमारा ये था कि कैपिटल D मतलब स्क्रीन की डिस्टेंस स्लिट से, ये जब बहुत ज्यादा होती है स्लिट्स के बीच की सेपरेशन के सामने, तब ये पाथ डिफरेंस ये जो आया था S2n, इसको हम लिख लिया करते थे D साइन थीटा के बराबर। ये आपको याद होगा। यानी पाथ डिफरेंस को D साइन थीटा लिखने का हक हमको केवल तभी है जब कैपिटल D स्मॉल d के सामने बहुत ज्यादा हो, जो इस सवाल में भी हो रहा है, क्योंकि कैपिटल D है 1 मीटर और सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स है 1 मिलीमीटर। यानी ये अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है, इसलिए D साइन थीटा तो लिख ही सकते हैं। इसके अलावा एक और चेक आपको लगाना पड़ेगा, एक अप्रॉक्सीमेशन और है। इसको और प्रॉब्लम्स में हम अभी और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। दूसरा अप्रॉक्सीमेशन ये है कि वो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वो जब स्मॉल d से बहुत 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 कम हो, जो यहाँ हो रहा है। ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड 10⁻⁻7 मीटर और स्मॉल d है 1 मिलीमीटर। यानी ये बहुत ज्यादा है स्मॉल d किसके सामने? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड के सामने। और ऐसा यदि होता है तब इस साइन थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं, d tan थीटा। मतलब इस प्रॉब्लम में जो जनरली होता है पाथ डिफरेंस आया d tan थीटा, और d tan थीटा यदि आया तो d tan थीटा में tan थीटा को अब इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी YD अपॉन कैपिटल D, और इसी में से हम y को एब्स्ट्रैक्ट करके यह आया पाथ डिफरेंस। इस पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले से y को एब्स्ट्रैक्ट करके, और यहां पर या फिर पहले ही हम पाथ डिफरेंस को 2n λ/2 लिखकर उसमें से y निकालेंगे। यदि मैं इस फॉर्मूले में इस dy बाय कैपिटल D को n लैम्डा लिख दूं तो yn ब्राइट की पोजीशन मिल जाएगी, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये फॉर्मूला आप क्यों लिख पाए? उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ ये दोनों अप्रॉक्सीमेशन इस सवाल में वैलिड हो रहे हैं। कई बार ऐसा होगा आगे जाकर किसमें से ये अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होगा, तब हमको सिर्फ d साइन थीटा लेना पड़ेगा पाथ डिफरेंस, हम d tan थीटा नहीं ले पाएंगे। और कई बार ये दोनों अप्रॉक्सीमेशंस वैलिड नहीं होंगे, तब तो फिर हमको पाथ डिफरेंस ज्योमेट्रिकली निकाल कर फिर उसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की शर्तें लगानी पड़ेंगी। ऐसा भी कई बार करना पड़ सकता है। यानी इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के पहले इन फॉर्मूलों की वैलिडिटी चेक कर लेनी चाहिए, और वैलिडिटी ये है, ये दो अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होने पर ही nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन n लैम्डा d/d होती है और nth डार्क की n-½ लैम्डा d/d होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक प्रॉब्लम और करेंगे, पोजीशंस ऑफ
डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस पर। A double slit experiment is performed with sodium light of wavelength 589.3 nanometer and the interference pattern is observed on the screen 100 centimeter away। मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स हैं उनको इल्यूमिनेट किया हमने सोडियम लाइट से, जिसकी वेवलेंथ ये है, मतलब ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड 589.3 नैनोमीटर, ये गिवन है वेवलेंथ। And the interference pattern is observed on the screen 100 centimeter away। स्क्रीन स्लिट से 100 सेंटीमीटर अवे, मतलब हमको कैपिटल डी भी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। The 10th bright fringe has its center at a distance 12 millimeter from the maximum। सेंट्रल लाइन से या सेंट्रल मैक्सिमम से 10th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का सेंटर 12 मिलीमीटर पर सिचुएटेड है, मतलब हमको दिया हुआ है Y10b, ये लीनियर पोजीशन 10th ऑर्डर ब्राइट की कितनी दी हुई है 12 मिलीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, मतलब स्मॉल डी हमें फाइंड करना है। तो हम रिकॉल करेंगे कि ये जो nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज होती है YNB, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं n बीटा, बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ, जो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर होती है, मतलब YNB n बीटा, और बीटा मतलब लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब ये हमको गिवन है n is 10, लैम्डा इज नोन, कैपिटल डी इज नोन, हमें फाइंड करना है स्मॉल डी। देयरफॉर स्मॉल डी विल बी n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन YNB। सब वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। n is 10, लैम्डा इज 589.3, 589.3 पर वो नैनोमीटर है और नैनोमीटर का हमको मीटर करना पड़ेगा -9। कैपिटल डी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, उसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपॉन YNB is given to be 12 मिलीमीटर, तो 12 into 10 raised to power -3। तो आंसर मीटर में आएगा आप स्मॉल डी का पहले। अब यहां पर ये तो कैंसिल होता है, -2 100 ये कैंसिल आउट। अब 10 की पावर्स रीअरेंज करेंगे तो ये 10 और ये 10 रेज़्ड टू पावर -9 -8 और ये +3 यानी 10 रेज़्ड टू पावर -5 हो गया ये। और हमें अब सिर्फ 589.3 को 12 से डिवाइड कर देना है, तो 4 टाइम्स पहले और फिर 49 अप्रॉक्सीमेटली 49 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5। आंसर किसमें आया अभी, मीटर में, और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 करेंगे, यानी 10 रेज़्ड टू पावर -2, यानी इसको 100 से डिवाइड करके हम 0.49 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं। यही इसका आंसर है। अब ये फिर से पोजीशंस ऑफ फ्रिंजेस की बात हो रही है और ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्या हमको कहा गया है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कैपिटल डी इज 1 मीटर, मतलब पोजीशन ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स इज 1 मीटर। स्मॉल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर एंड लैम्डा इज 1/2 मिलीमीटर। यह है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। हमसे पूछा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी हुई है ऑन द स्क्रीन। अब ये सवाल जनरली लोग गलत करते हैं, गलत तरीका है सोचने का। तो सीधे जैसे ही ये सवाल पढ़ते हैं वैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ गलत तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं और फिर इसका सही तरीका क्या है वो बताएंगे। तो YNB हम फॉर्मूला लगाते हैं nth ऑर्डर ब्राइट का, सीधे n लैम्डा बाई, हमको ये याद है n लैम्डा d बाई स्मॉल d, ये फॉर्मूला हम लगाकर और इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है ये क्या होती है YNB, मतलब पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। n1 होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और सेंट्रल मैक्सिमम के बीच डिस्टेंस पूछा हुआ है। हम यहाँ n सब्स्टिट्यूट करेंगे 1
लैम्डा हमको गिवन है 1/2 मिलीमीटर, कैपिटल डी हम पुट करेंगे 1 मीटर और स्मॉल डी हमको ये गिवन है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, ये आ गया 1/2 मीटर यानी 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर। ऐसा आंसर हमको लगता है कि ये सही होना चाहिए, इसमें गलती तो कुछ महसूस ही नहीं कर रहे हैं हम, पर ये आंसर बिल्कुल गलत है। हो सकता है ऑप्शंस में ये आंसर दिया हुआ हो, उसका रीजन ये है इसके गलत होने का कि ये फॉर्मूला इस सवाल में वैलिड ही नहीं है। ये फॉर्मूला हम गलत ही अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये कुछ अप्रोक्सीमेशंस पर बेस्ड फॉर्मूला है। इसको पहले हमें समझना पड़ेगा। तो क्या अप्रोक्सीमेशंस हैं, तो आपको मैं याद दिलाऊं कि ऐसे हमने दो कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 लिए थे जिनके बीच की सेपरेशन थी स्मॉल डी, और ये सेंट्रल लाइन और ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस y पर सेंट्रल फ्रिंज से, और इसकी एंगुलर पोजीशन थी थीटा। अब और ये कैपिटल डी स्क्रीन की डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेस, और ये दोनों बीम्स जो एक S1 से आई और जो एक S2 से आती है वो दोनों यहाँ सुपरपोज होती थी, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस ये S2n, ये पाथ डिफरेंस हम d tan थीटा लिख लिया करते थे। वो किस कंडीशन पर, आपको याद होगा कि यदि कैपिटल D बहुत बड़ा हो किसके सामने, स्मॉल d के सामने। कैपिटल D is distance of the screen from the slits. If too much larger than small d, which is distance between the slits, then the path difference S2p minus S1p, ये path difference actually S2p minus S1p, और इसी पाथ डिफरेंस को इस अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड हम लिख लिया करते थे d sin थीटा के बराबर। तो पाथ डिफरेंस हमेशा d sin थीटा नहीं होता। सबसे पहले इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए कि इन दोनों बीम्स के बीच पाथ डिफरेंस d sin थीटा ये हमेशा वैलिड नहीं है। ये पाथ डिफरेंस केवल इस शर्त पर वैलिड है, कैपिटल D को स्मॉल d से बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन 1 हुआ। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था कि जब y स्मॉल ये कैपिटल D के सामने बहुत कम हो, ये अप्रोक्सीमेशन 2 था, तब फिर हम इस फॉर्मूले में साइन थीटा को tan थीटा लिखकर पाथ डिफरेंस कहते थे d tan थीटा, ये आपको याद होगा d tan थीटा। ये पाथ डिफरेंस यानी ये भी जनरल नहीं है। पहले हमने ये अप्रोक्सीमेशन लगाकर पाथ डिफरेंस को ये लिखा, उसके बाद ये अप्रोक्सीमेशन लगाकर पाथ डिफरेंस को ऐसा लिख रहे हैं, और फिर tan थीटा यहाँ से y बाई कैपिटल D लिखकर, ये y बाय कैपिटल D तो y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D ये होता था पाथ डिफरेंस, और इसको फिर हम ब्राइट या डार्क फ्रिंज की कंडीशन के साथ इक्वेट करते थे। जैसे ब्राइट के लिए काम करें तो वाई डी अपॉन डी को हम एन लैम्डा लिखेंगे। अब ये कुछ बात मैं आपको बताने यहाँ आया हूँ कि इसमें यदि y अपॉन डी को इधर ही रखते हुए LHS में स्मॉल d को यदि हम RHS में ले जाएं तो ऐसा b लिखा जा सकता है इसे। और अब यहाँ हमने ये कंडीशन लगाई हुई है, ये काम हमने किया ही इसी शर्त पर, y जो है वो बहुत छोटा है स्मॉल d के सामने, LHS में तो RHS में लैम्डा बहुत छोटा होगा स्मॉल d के, क्योंकि n बहुत लार्ज वैल्यूज अज्यूम कर नहीं सकता, इसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो नहीं सकती, तो लैम्डा को स्मॉल d से बहुत कम होना चाहिए। ये इसी अप्रोक्सीमेशन को कहने का दूसरा तरीका है, मतलब y बहुत छोटा हो स्मॉल d के सामने, यानी ये लेंथ इसके सामने बहुत कम हो ऐसा कहें, या ये लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड ये स्लिट्स के बीच की सेपरेशन के सामने बहुत कम होना चाहिए, तभी फिर ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है। और फिर इनको जब हम इक्वेट करते हैं y d by d को
n लैम्डा के साथ या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के साथ, तब ये फॉर्मूला आता है। जैसे ये ब्राइट का फॉर्मूला आया है n लैम्डा के साथ इसे इक्वेट करने पर, और y d बाई d को यदि हम 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के साथ इक्वेट करेंगे, तब फिर y जो करस्पॉन्डिंग आएगा वो डार्क फ्रिंज की पोजीशन होगी। यानी ये फॉर्मूला जनरल नहीं है, ये इन दो अप्रोक्सीमेशंस पर बेस्ड है। तो कभी हमें ये चेक लगाना पड़ता है, कभी ये दोनों इक्विवेलेंट है, तब ये फॉर्मूला वैलिड और तब ये आंसर ठीक होता। अब इस प्रॉब्लम को हम चेक करते हैं। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा अप्रोक्सीमेशन 1 वैलिड है। तो अप्रोक्सीमेशन 1 वैलिड है कि नहीं, ये देखने के लिए हमें ये चेक लगाना पड़ेगा। ये अप्रोक्सीमेशन 1, कैपिटल डी यहाँ कितना है 1 मीटर, और स्मॉल डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, यानी कैपिटल डी जो है वो इसका 1000 टाइम्स है, यानी कैपिटल डी इज वेरी मच लार्जर देन स्मॉल डी, सो अप्रोक्सीमेशन 1 इज वैलिड। ये वैलिड हो गया, और यदि ये वैलिड हो गया तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स उसे हम डी साइन थीटा लिख सकते हैं, डी साइन थीटा, ये करेक्ट होगा। अब हम अप्रोक्सीमेशन 2 को चेक करते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन 2 के वैलिड हो जाने पर ही हम साइन थीटा को टैन थीटा और टैन थीटा को फिर y अपॉन कैपिटल डी लिख पाएंगे, और अप्रोक्सीमेशन 2 हमारा ये है। और ये यदि सवाल में नहीं मिल रहा हो y और d का वैल्यू, तो करस्पॉन्डिंग इसका ये भी लिखा जा सकता है कि लैम्डा जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए d के सामने। अब हमारी प्रॉब्लम में लैम्डा है 1/2 मिलीमीटर और स्मॉल d है 1 मिलीमीटर, तो ये तो इसका हाफ है 50%, यानी इट इज नॉट वेरी लेसर देन स्मॉल d, यानी अप्रोक्सीमेशन 2 इज नॉट वैलिड। ये अप्रोक्सीमेशन हमारा वैलिड नहीं है। नॉट वैलिड होने की वजह से अब हम साइन थीटा को टैन थीटा नहीं लिख पाएंगे, और यदि नहीं लिख पाएंगे तो फिर हम पाथ डिफरेंस क्या लेंगे, तो पाथ डिफरेंस हमको d साइन थीटा लेना होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन 1 तो इसके लिए वैलिड है, यानी पाथ डिफरेंस अब हमें लेना होगा d साइन थीटा के बराबर। और अब हम इसे मैक्सिमास की पोजीशन निकालने के लिए n लैम्डा के साथ इक्वेट कर देंगे। तो n लैम्डा से इसे इक्वेट किया, और क्योंकि बात चल रही है फर्स्ट मैक्सिमा की, और फर्स्ट मैक्सिमा की क्योंकि बात हो रही है, तो n हम ले लेंगे 1 के बराबर। तो यहां से ये d साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा के बराबर, इसलिए साइन थीटा कम्स आउट टू बी लैम्डा बाई स्मॉल d। और लैम्डा कितना है, तो लैम्डा इज 1/2 मिलीमीटर and small d is 1 millimeter, so it comes out half, यानी हमको थीटा मिल गया। और थीटा मिलना मतलब फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन मिल गई फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, यानी हमको ये मिल गया है। ये है यदि सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये है फर्स्ट मैक्सिमा, इसकी एंगुलर पोजीशन हमको थीटा मिल गई है, ये दो स्लिट्स, और ये यदि थीटा मिल गया है तो हम इसकी लीनियर पोजीशन बतला सकते हैं। इस ट्रायंगल में हम लेंगे tan 30, ये एंगल 30 है, tan 30 will be y upon capital D, and capital D is given to be 1 meter, यानी 1 मीटर पुट करेंगे तो y comes out to be tan 30 मीटर, ये, और tan 30 होता है 1/√3, यानी the position of first maximum from central maximum is 1/√3 मीटर। मैं इसको जल्दी से एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ही ऐसा कोई सवाल आपको सुनाई दे, सबसे पहला क्या काम करना चाहिए, पहले ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है या नहीं ये देखना चाहिए। जैसे सवाल में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो वैलिड है, और सेकंड को चेक किए बगैर हम पाथ डिफरेंस को ऐसा लिखकर इसे n लैम्डा से इक्वेट करके y n b ये लिखकर ये आंसर ला सकते थे। तो हमारी चूक यहाँ पर हुई है, हमारी भूल यहाँ है कि हमने साइन थीटा को टैन थीटा अज्यूम करके आगे का काम किया, जबकि सवाल में पहला अप्रोक्सीमेशन तो वैलिड है, पर दूसरा वैलिड न होने की वजह से पाथ डिफरेंस हमें रखना चाहिए था d साइन थीटा, और उसे फिर कंस्ट्रक्टिव की शर्त के साथ इक्वेट करके फिर हम ये आगे का काम करेंगे। अब आगे से आप ये ध्यान रखें, क्योंकि इसमें इन सवालों में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
मॉडिफाई जब भी करेंगे तो हमारा एजेंडा होना चाहिए, पूरा फोकस हमको रखना चाहिए पाथ डिफरेंस के ऊपर। कभी भी ब्लाइंडली इन फॉर्मूलों को यूज नहीं करना चाहिए। उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है, उसका डेटा क्या है, उसके हिसाब से हमको तय करना चाहिए कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में तो ये फॉर्मूला अक्सर यही फॉर्मूले से काम चल जाते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि यही जनरल फॉर्मूला है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में और हम इसको अभी डिस्कस करेंगे, इसमें और आपको समझ में आएगा आगे। अब ये प्रॉब्लम है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी किसी वाईडी ऐसी सेटअप में स्क्रीन पर मैक्सिमम कितने नंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमास और मिनिमास के, यानी स्क्रीन पर कितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमास बन सकते हैं, 1000, 5000, उसका नंबर पूछा जा रहा है। क्या कह रहे हैं सवाल में, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैपिटल डी इज 1 मीटर, स्मॉल डी इज 1 मिलीमीटर, लैम्डा इज हाफ मिलीमीटर, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो इसमें भी जैसा हमने पिछले सवाल में किया था, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमको उन अप्रोक्सीमेशंस की बात करना पड़ेगी। हमारा अप्रोक्सीमेशन 1 क्या था? अप्रोक्सीमेशन 1 था कि कैपिटल डी विच इज डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स इज टू मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। इसकी वैलिडिटी पहले चेक करेंगे। कैपिटल डी 1 मीटर है, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है, यानी कैपिटल डी इज टू मच लार्जर देन स्मॉल डी, एंड सो दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड। और इसके वैलिड होने पर जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होता है? डी साइन थीटा। ये डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस हो गया। पहला अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। अब अप्रोक्सीमेशन 2 क्या है? तो अप्रोक्सीमेशन 2 जो है उसको हम दो तरह से लिखते हैं। y is टू मच लेसर देन कैपिटल डी, और क्या लिखते हैं? लैम्डा इज टू मच लेसर देन स्मॉल डी। तो यहां हम लैम्डा देख रहे हैं 1/2 मिलीमीटर है और स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है। तो ये वैलिड नहीं है, इज नॉट वैलिड। दिस अप्रोक्सीमेशन इज नॉट वैलिड। और नॉट वैलिड है इसका मतलब साइन थीटा कैन नॉट बी रिटन एज tan थीटा, यानी y बाई डी के बराबर उसे हम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ये y बाई डी नहीं हो सकता, मतलब आगे की पूरी कहानी जो कुछ हम लिखते थे वो सब इनवैलिड हो जाएगी। यानी हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो d साइन थीटा लेकर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन 1 वैलिड है, 2 नहीं है। तो हम पाथ डिफरेंस लेंगे d साइन थीटा। अब क्योंकि हमको बात करनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमास मिनिमास की, हाईएस्ट ऑर्डर की बात करनी है, तो पहले हम मैक्सिमा की बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितने बनेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट नंबर मैक्सिमास का कितना होगा। उसके लिए इस पाथ डिफरेंस d साइन थीटा को हम इक्वेट करेंगे मैक्सिमास की शर्त के साथ, दैट इज n लैम्डा। अब इस फॉर्मूले पर ध्यान दें तो ये जो d है ये उस सेटअप के लिए कांस्टेंट है, और लैम्डा भी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है, ये भी उस सेटअप के लिए कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल्स यहाँ ये और ये है। तो थीटा क्या है? तो थीटा होती है एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते जाएंगे थीटा बढ़ता जाएगा, करस्पॉन्डिंगली ये n भी बढ़ता जाएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ फ्रिंज भी बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो साइन थीटा है वो साइन थीटा इनफाइनाइट वैल्यू अज्यूम कर नहीं सकता। हमको ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो वो कितना होगा? वो 1 होगा। और जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो ये n भी मैक्सिमम होगा। यही कंडीशन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा, हाईएस्ट नंबर ऑफ मैक्सिमास की। यानी हमको इसे 1 बना लेना है तो हमको ये n मैक्सिमम मिल जाएगा, यानी n मैक्सिमम ब्राइट, यानी कितने ब्राइट मैक्सिमम मिल सकते हैं वो होगा d बाय लैम्डा। व्हाट इज d? d इज 1 मिलीमीटर प्रॉब्लम में, और दिस इज गिवन टू बी 1/2 मिलीमीटर। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 2, यानी मैक्सिमम 2 मिनिमास इस प्रॉब्लम में बन सकते हैं। इस सवाल में
इस यंग्स डबल स्लिट के सेटअप में मैक्सिमम यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ मैक्सिमास 2 होंगे। इसका मतलब एक B1 होगा फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट और एक होगा सेकंड ऑर्डर ब्राइट, और ये लोकेशन तो होती है B0 की, मतलब 0th ऑर्डर ब्राइट की। तो जैसे दो ऊपर बने ठीक उसी तरह यहाँ नीचे भी दो ब्राइट फॉर्म होंगे। हमको पता है कि n की वैल्यू +1 +2 लेने पर ऊपर, -1 -2 लेने पर नीचे वाले ब्राइट्स हमको मिलते हैं। तो ये B1 B2 हुए। इस तरह टोटल नंबर ऑफ ब्राइट हो गया 5, यानी 5 मैक्सिमास फॉर्म होंगे स्क्रीन पर मैक्सिमम। अब हम बात करेंगे मिनिमम की। मिनिमास के लिए हमको क्या करना होगा, तो मिनिमास के लिए फिर से ये पाथ डिफरेंस d sin थीटा को हमें 2n-1 λ/2 से इक्वेट करना पड़ेगा, और फिर वो कंडीशन यही डालेंगे कि sin थीटा जब मैक्सिमम होगा, यानी इसको 1 बना लेना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड किया 2 को इधर, तो 2d/λ, ये +1 हो जाएगा ट्रांसपोज करने पर -1 को अपॉन 2, और ये आ गई हमारे पास में n मैक्सिमम। n मैक्सिमम किसके लिए, डार्क के लिए। और अब यहाँ वैल्यूज डालें तो d/λ अभी हमने फाइंड किया 2 है, यानी 2 × 2 4 + 1 यानी 5/2, 5/2 यानी 2.5। इसका जो नियरेस्ट इंटीजर है होल नंबर वो 2 मानते हुए, हम 3 भी मान सकते हैं, हम ऑप्शंस देखेंगे उनमें जो सूट करता हो। हम 2 माने तो कितने डार्क बनेंगे, 2, और वो डार्क्स ये होंगे, एक ये D1 और एक ये D2। इसी तरह 2 डार्क यहाँ भी फॉर्म होंगे, एक यहाँ होगा B0 के जस्ट बाद में D1 और फिर ये D2। इस तरह टोटल नंबर ऑफ मिनिमास हो जाएंगे 4। और इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर, यदि पूछेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने हैं तो 5, नंबर ऑफ मिनिमास कितने हैं तो 4, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर हो जाएगा 9 के बराबर। 5 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इस ब्राइट को भी मैंने शामिल किया है, 2 ऊपर ब्राइट 2 नीचे ब्राइट, एक ही एडिशनल, यानी टोटल 5 ब्राइट और 4 डार्क, यानी टोटल नंबर विल बी 9। दिस इज अबाउट हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इस प्रॉब्लम में हमें फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है। क्या गिवन है, 2 नैरो स्लिट्स emitting light in phase, in phase मतलब same phase, are separated by a distance of 1 सेंटीमीटर। तो 2 स्लिट्स हैं, उनके बीच की सेपरेशन ये गिवन है 1 सेंटीमीटर, यानी हमको स्मॉल d गिवन है 1 सेंटीमीटर। फिर the wavelength of light is 5 × 10⁻⁻7 मीटर। यह है wavelength of light used, 5 × 10⁻⁻7 मीटर में दिया हुआ है। The interference pattern is observed on a screen placed at a distance of 1 meter. Capital D is also given 1 meter. Find क्या करना है, find separation between consecutive maxima, यानी 2 लगातार आने वाले मैक्सिमास के बीच की सेपरेशन, in other words फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है पहले में। तो हम पहला सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है फ्रिंज विड्थ निकालना है, यानी 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच सेपरेशन। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सब वैल्यूज पुट करना है, बहुत इजी है। लैम्डा इज 5 × 10⁻⁻7 मीटर, कैपिटल डी इज 1 मीटर, सभी मीटर में, स्मॉल डी जो है 1 सेंटीमीटर है। बस इसको हमें कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा मीटर में। ये आता है 5 × 10⁻⁻5। ये 10 की पावर ऊपर जाकर ये -5। आंसर ये किस में आया है, मीटर में। इंस्टेड यदि हम मिलीमीटर में जाते हैं तो क्या करना होगा, × 10⁻3, यानी 5 × 10⁻2 बचेगा, यानी 5/100, यानी 0.05 मिलीमीटर। यह आंसर होगा। अब अगले में क्या कह रहे हैं, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस which will give a separation of 1 millimeter between the consecutive maxima, यानी सोर्सेस के बीच में। अगले सवाल में अब कुछ अलग बात कह रहे हैं कि दोनों सोर्सेस के बीच की सेपरेशन कितनी हो, कि हमें 2 consecutive maximas के बीच सेपरेशन 1 मिलीमीटर मिले,
यानी बीटा 1 मिलीमीटर मिलने के लिए सेपरेशन को कितना रखना पड़ेगा, बाकी बातें सेम, मतलब वेवलेंथ और कैपिटल डी सेम रखते हुए हम डी को बदल रहे हैं और डी को बदलकर हम बीटा को बदल रहे हैं। तो फिर से काम करना पड़ेगा। अब इसको मैं 1 मिलीमीटर बीटा ले लिया मैंने, 1 मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं इसको। ये मैंने बीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। लैम्डा इज 5 इंटू 10⁻⁷, कैपिटल डी इज 1 मीटर। ये हमें चाहिए स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन क्या आएगा 10⁻⁻3। ये ऊपर जाकर हुआ 5 इंटू 10⁻⁻4 के बराबर मीटर में। और अब यदि हम 10⁻3 का मल्टीप्लाई कर दें तो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि पहले इनिशियली स्मॉल डी कितना था, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्मॉल डी के होने पर फ्रिंज विड्थ हमको मिलती थी 0.05 मिलीमीटर। इंस्टेड जब स्मॉल डी 0.5 मिलीमीटर हो गया तब हमको फ्रिंज विड्थ मिलता है 10⁻⁻3। मतलब कितना मिल रहा है हमको, 1 मिलीमीटर। यानी फ्रिंज विड्थ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, फ्रिंज विड्थ यदि बढ़ाना है तो सेपरेशन स्लिट्स के बीच की कम कर देनी होती है। ये हमको फॉर्मूले से भी यहाँ से दिखाई देता है। ये जितना कम होगा स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, बीटा उतना ज्यादा होगा। और कैपिटल डी से इसका क्या रिलेशन है, पोजीशन ऑफ स्क्रीन यदि आप बढ़ाते जाएंगे तो बीटा बढ़ता जाएगा। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जाता है, वो ये कि वेवलेंथ से कैसे डिपेंड करता है। तो वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब रेड कलर की लाइट यूज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा मिलेगी, और वॉयलेट कलर की करेंगे क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है वॉयलेट की, तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। यानी कलर ऑफ लाइट यूज्ड पर डिपेंड करता है बीटा, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन उस पर डिपेंड करता है, और सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स उस पर भी डिपेंड करता है। इन दोनों के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में और इसके इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब इस प्रॉब्लम में हमसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा हुआ है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे मिलती है हमको, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है लीनियर फ्रिंज विड्थ अपॉन कैपिटल डी। मतलब कहने का यह है कि ये यदि लीनियर फ्रिंज विड्थ है, इसको हम जानते हैं ये होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास और मिनिमास, उसको कहते हैं हम फ्रिंज विड्थ। ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है। और मान लो ये स्लिट्स का ये सेंटर है, यहां ये एंगल सबटेंड करती है ये, तो इसे कहते हैं हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और ये जो चीज है ये क्या है, ये स्क्रीन है, ये जो लेंथ है ये तो कैपिटल डी है। तो इसको यदि हम अल्फा कह दें, सपोज ये है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो एंगल इज इक्वल टू हम कह सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस अप्रोक्सीमेटली। यानी ये अल्फा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमको मिल सकती है, इसको कभी कभी बीटा थीटा भी लिखा जाता है, हमने फिगर में उसे अल्फा कह दिया। अल्फा या बीटा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, अज्यूमिंग दिस टू बी आर्क अपॉन रेडियस, मतलब कैपिटल डी। ये कैपिटल डी कैंसिल होकर ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और इसे ही कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब लैम्डा हमको इस सवाल में दिया हुआ है, पहले हम प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। फाइंड द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब ही एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज दिस। यानी स्मॉल डी और लैम्डा हमको गिवन है, हमको एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर का ये मीटर में कन्वर्शन, और स्लिट्स के बीच की सेपरेशन तो हमको डायरेक्टली 2 × 10⁻³ दी हुई है। यानी कितना आएगा, ये आएगा 250 × 10⁻⁻6। पर ये आंसर किस में आएगा, तो ये आंसर आएगा रेडियन में।
और यदि इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो क्या सोचना पड़ेगा, हमको पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड सो 1 रेडियन वुड बी 180 बाई पाई, यानी से 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड करने पर, यानी 180 बार पाई का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर डिग्री में आएगा। और इसके आगे कैलकुलेटर से ही सॉल्व किया जा सकता है। मैं करके देखता हूं। ये 250 इंटू 180 45,000 आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, और इसको डिवाइड करेंगे हम 3.14 से, तो ये आ रहा है 1433.14331.2 इंटू 10⁻⁻6। ये डिग्रीज में आंसर आ रहा है, और -6 है, ये डेसिमल को मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, 1 2 3 4 5, यानी होगा 0.014 डिग्रीज के बराबर। ये इसका आंसर है। इसकी आप कैलकुलेशन पे मत जाइए, आपको सिर्फ ये याद रखना है। यदि ये एग्जाम में आएगा तो ऐसे कुछ वैल्यूज होंगी जिसमें वो आराम से ये पाई से कैंसिल होकर डिग्रीज में आंसर निकल आएगा। ये कन्वर्शन आप याद रखिए। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और एंगुलर निकालने के लिए याद रखो कि उससे कैपिटल डी से उसे डिवाइड कर देना है। लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अभी फिर से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमने पूरे सेटअप को वाटर में इमर्स कर दिया है। तो हमको फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज आया ये बतलाना है। क्वेश्चन क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.8 मिलीमीटर। ये पहले की बात, मतलब जब हम उस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को एयर में यूज कर रहे थे, तब हमको प्रीवियसली केस 1 प्रीवियसली हमको फ्रिंज विड्थ ये मिल रही थी, यानी बीटा ए ये मिल रही थी 0.8 मिलीमीटर, और ये कितनी होगी, तो ये होगी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसमें हमें लैम्डा ए लिख लेना चाहिए। वेवलेंथ इन एयर, ये सेपरेशन ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये होगी इक्वेशन 1, ये हमें गिवन है। आगे कह रहे हैं इफ द होल apparatus is immersed in water of refractive index 4/3 keeping capital D small d unchanged, what would be the new fringe width? यानी अब ये केस 2, इसमें हमने पूरे apparatus को वाटर में इमर्स कर दिया है, तो फ्रिंज विड्थ वाटर में हमें फाइंड करनी है। तो वाटर में फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, तो इनमें से चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा वेवलेंथ में। हम रे ऑप्टिक्स से जानते हैं, वाटर में इमर्स कर रहे हो, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है लैम्डा ए अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। इसका मतलब लैम्डा डब्ल्यू वाटर में वेवलेंथ होगी एयर में वेवलेंथ अपॉन ए म्यू डब्ल्यू के बराबर, यानी वेवलेंथ चेंज हो जाती है जब हम उस पूरे सेटअप को अंदर इमर्स करते हैं, क्योंकि लाइट यूज वही है, कीपिंग कैपिटल डी स्मॉल डी अनचेंज। उसी तरह से लाइट भी जो यूज की है वो भी सेम है, तो ये होगा लैम्डा ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो हमें गिवन है 4/3 वाटर का, यानी वेवलेंथ हो जाएगी 3/4 ऑफ वेवलेंथ इन एयर, जो हमें यहाँ पुट करनी होगी। यहाँ हम क्योंकि यूज कर रहे होंगे लैम्डा डब्ल्यू वेवलेंथ इन वाटर इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ लैम्डा डब्ल्यू के प्लेस पर हमको ये डालना है 3/4 लैम्डा ए कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये हमें गिवन है। केस 1 से हम जानते हैं कि ये 0.8 के बराबर है, यानी ये आंसर आ रहा है 3/4 इंटू 0.8 मिलीमीटर। इससे 2 टाइम्स कैंसिल होकर द आंसर वुड बी 0.6 मिलीमीटर। मतलब जब पानी में इस सेटअप को डुबोते हैं तो क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है, और वेवलेंथ क्योंकि फ्रिंज विड्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ के 3/4 हो जाने पर फ्रिंज विड्थ भी 3/4 हो जाती है, यानी बीटा लैम्डा पर डिपेंड करता है।